सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, ये बहुत चर्चित म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की जुबान पर हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो है तो एक मिड कैप कैटेगरी से, पर इसने रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को एक स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न प्रोवाइड किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी से मतलब अगर कोई नया यहाँ पे जुड़ रहा है तो मेरे दोस्त, स्मॉल कैप कैटेगरी में स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न होता है वो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी से ही प्रोवाइड होते हुए देखने को मिलता है। सबसे कम जो रिटर्न होता है वो लार्ज कैप से मिलता है। पर स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, इनका एक क्वालिटी होता है कि जो एक लार्ज कैप होता है वहाँ पर आपका रिस्क कम एसोसिएटेड होता है, पर जो एक स्मॉल कैप होता है वहाँ पर आपका जो रिस्क है वहाँ पर ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड रहता है। मेरे दोस्त, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा पैसा, जितना कम रिस्क उतना कम पैसा। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इसका एनएवी 26 रुपये का है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 19% के CAGR के हिसाब से दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो 35% का CAGR है। और जबकि चूंकि इसको 5 साल नहीं हुए, इस वजह से मैं अगर मैक्सिमम इसका एवरेज कर दूं तो यहाँ पर आपको देखते हुए मिल रहा है 27% का CAGR। शायद ही इस किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने इतनी कम जर्नी में इतना तगड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया हो। पर जी हाँ, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी में ऐसा रिटर्न बना के दिया है। उनमें से आते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप भी इसी श्रेणी में ही आगे बढ़ रहा है। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ ये 2019 से काम कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास ही इस म्यूचुअल फंड ने अभी इन्वेस्टर्स को टाइम दिया है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। अंकित जैन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। और फंड मैनेजर का जो काम होता है मेरे दोस्त, वो रहता है आपके पैसे को मैनेज करना। क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का ये डाउट आता है कि यार एक बात बताओ सीकेडी जी, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, म्यूचुअल फंड में तो क्या ही पैसा बनता है, ठीक है। पर उनसे मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा मत करो कुछ भी, आप कुछ भी ज़्यादा मत करो। आप सिंपल एक काम करो। लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, तो आप उसी रिस्क वाले की केवल एक SIP कर दो, केवल एक SIP कर दो, उसके बाद SIP को पॉज कर दो, ठीक। और आपके पास चूंकि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, इस वजह से आपके पास शेयर मार्केट में जहां इन्वेस्ट करते हो वहां पर एक पोर्टफोलियो होगा। उस पोर्टफोलियो को देखो कितने % ऊपर रिटर्न चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है कि पॉजिटिव चल रहा है, जो भी चल रहा है उसको लिख लो। केवल आप एक SIP एक स्मॉल कैप कैटेगरी में डाल दो या मिड कैप कैटेगरी में डाल दो, सिंपल एक केवल SIP डाल दो, उसके बाद उस SIP को क्लोज कर दो। 1 महीने बाद दोनों का रिटर्न आप चेक करना। अगर आपका जो स्टॉक मार्केट आपने होल्ड करके रखा हुआ है, अगर वहां से रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका म्यूचुअल फंड बीट कर दे तो फिर म्यूचुअल फंड सही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी मेरे दोस्त। इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं यहाँ से, तो देखिए 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 3 साल हो, 3 साल में ऑलमोस्ट इन्वेस्टर का पैसा इस म्यूचुअल फंड ने 1.5 गुना कर दिया। तो 3 साल में 1.5 गुना पैसा होना गुरु कम नहीं होता है, कंपाउंड करके देख लेना। 3 साल में 1.5 गुना, ठीक, 6 साल में 3 गुना, ऐसे करते चले जाओ भाई साहब। तो एक सही समय आने पर देखिए होता क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क, म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क आपका वेरी हाई ही रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम्स आर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था उसका नाम है मेरा एसेट मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं हमेशा आपसे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ही बात करता हूं। अब देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर करना चाहूँगा रिटर्न से रिलेटेड। देखिए होता क्या है कि अगर आपको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आपको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है तो वो पोर्टफोलियो आपका फिक्स डिपॉजिट से भी बन जाएगा, कोई बात नहीं, बन जाएगा। अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो ना तो वो भी बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से भी 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उतने ही पैसे से बन जाएगा। 1 लाख से 1 करोड़ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। स्मॉल कैप कैटेगरी से भी आपका 1 लाख का 1 करोड़ बन जाएगा। आपका डेट फंड से मैं बात कर चुका हूँ, यहाँ से भी 1 लाख का 1 करोड़ बन जाएगा। पर फर्क पता कहाँ आता है, फर्क वहाँ आता है, जाना तो सबको 1 करोड़ पर है, पर कोई पानी के अंदर तैर के जाएगा, यानी कि कोई रिस्क लेके जाएगा, कोई पुल बना के जाएगा। तो जो म्यूचुअल फंड है ना, वो एक तरीके से आप समझो कि आपको बिना गीला, यानी कि बिना रिस्क के, क्योंकि आपका काफ़ी हद तक पैसा फंड मैनेजर के पास रहता है, इस वजह से रिस्क आपका काफ़ी हद तक शेयर मार्केट से काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। तो आपके लिए एक फंड मैनेजर एक ब्रिज खड़ा कर देता है, उसके पास से आपको 1 करोड़ तक पहुंचा देता है। शेयर मार्केट में क्या होता है कि आपके पास वहाँ ब्रिज खुद नहीं बनाते हो, वहाँ क्या होता है, पानी से घुस के जाते हो कि भाई साहब रिस्क लेके जाएंगे, ठीक। बस ये डिफरेंस होता है स्टॉक मार्केट के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर। मुझे ऐसा लगता है जिसका 24 घंटे केवल यही काम है, शेयर्स को खरीदना बेचना, बड़े बड़े कंपनीज के मैनेजमेंट से बात करना, वो ज़्यादा अच्छे से पैसे को हैंडल करके रख सकता है।
अगर मैं असेट साइज की बात करूंगा 10,567 करोड़ का इसका असेट साइज है। तो असेट साइज भी दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी इस कंपनी के अंदर डेवलप होते हुए नजर आ रहा है। पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि जब भी कोई एक कैटेगरी में जब भी कोई एक नया म्यूचुअल फंड आता है, चूंकि इस म्यूचुअल फंड को अभी ज़्यादा टाइम ही कहाँ हुआ है, केवल 4 साल हुआ है, तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड नया आता है तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा असेट मैनेजमेंट कंपनी ये करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को रिटर्न का डिलीवर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असेट साइज हो जाया जाए। ठीक, आने वाले समय में जब 5-10 साल इस फंड को भी हो जाएंगे तो ये फंड भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ चल रहा है पीजीआई इंडिया मिड कैप के साथ और एचडीएफसी मिड कैप के साथ। काफ़ी सारे लोगों के अंदर एक डाउट आ चुका है पीजीआई इंडिया से रिलेटेड कि भाई साहब पीजीआई इंडिया बेकार है, रिटर्न बिल्कुल नहीं दे रहा। मेरे दोस्त वहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हूँ, अभी फिलहाल कॉन्ट्राडिक्टरी हूँ, आगे चल के खराब हो जाएगा तो मैं भी उसको बोल दूंगा खराब है, पर अभी मैं इस वजह से नहीं कहूँगा क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो भी कहीं ना कहीं अभी कम है, क्योंकि अगर वो रिटर्न नहीं दे रहा तो आपसे इन्वेस्टर से पैसे भी ज़्यादा नहीं ले रहा। एचडीएफसी मिड कैप के साथ क्या था, वो अभी उन्होंने अपना कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो कम तो नहीं किया था पर रिटर्न भी वो कम दे रहे थे। अभी उनका 6 महीना पहले उनका भी यही हाल था। 6 महीना पहले एचडीएफसी मिड कैप का जो रिटर्न है ना 17-17.5% के आसपास था। उस समय पीजीआई इंडिया के पास 18-19% के आसपास का था। अभी 17.5% के आसपास आ चुका है पीजीआई इंडिया का। तो एक समय है, बस समय आज इनका पीजीआई इंडिया का खराब हुआ है, आज एचडीएफसी का सही है। कल एचडीएफसी का वापस से कौ नीचे हो जाए, पीजीआई इंडिया का वापस से शुरू हो जाए। और वैसे भी इन्वेस्टर्स का पैसा तो हर जगह पड़ा हुआ है, चाहे पीजीआई इंडिया का मिड कैप हो, चाहे एचडीएफसी का मिड कैप हो, चाहे मेरा एसेट का मिड कैप हो। मेरे बस में होता मैं तो सबको ऊपर करके चलता, पर एटलीस्ट किसी भी म्यूचुअल फंड हो और चाहे आप कोई शेयर ओन करके चलते हो, एक बार अगर आपकी कहीं एंट्री लो तो ठोक पीट कर लो, 100% देख करके लो। पर जैसे ही उसमें कभी कोई गिरावट स्टार्ट हो जाए तो वहां पर आपको एक्यूमुलेशन का दौर स्टार्ट होना चाहिए। अभी पीजीआई इंडिया में मुझे 2 अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। एक तो इनका असेट साइज कम है, असेट साइज ठीक ही है, यानी कि इनका मैं बात कर रहा था, एक तो इनका एक्सपेंस रेशियो कम है, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। दूसरी एक अपॉर्चुनिटी ये दिखती है कि अगर रिटर्न कम आ रहा है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी उनका जो एनएवी है वो रुका हुआ है, तो इसकी वजह से ज़्यादा यूनिट्स का अलॉटमेंट हो, इसकी वजह से अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि जब रिटर्न आगे जाएगा ऊपर, जब रिटर्न आएगा तो डेफिनेटली है कि एनएवी ऊपर चलती हुई जाएगी, तो एनएवी धीरे धीरे 100-200 की जाएगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं यहां पर मेरे एसेट मिड कैप की। एक म्यूचुअल फंड से मैं काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स को कवर करने की कोशिश करूंगा और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का जो डाउट आ रहा है वहां से वो भी मैं क्लियर करते हुए देखने को मिलेंगे। यहां से मैं एसेट साइज की बात करूंगा, 10,567 करोड़ का एसेट साइज है, बढ़िया है। 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है, नया फंड है फिर भी संभला हुआ ले रहे हैं। और मेरे एसेट का लार्ज और मिड कैप की बात करेंगे, उसने भी बेहतरीन रिटर्न दिया है। 3.38% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर रखा हुआ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। एक इन्वेस्टर्स का मेरे पास एक कमेंट आया था, उसका मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ मेरे दोस्त, पता है आप जैसा भी कमेंट करते हो अच्छा करते हो वो भी मैं पढ़ता हूँ, और जो आप मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए जो कमेंट करते हो उसको भी मैं पढ़ता हूँ। दोनों में मैं लाइक और लव भेज देता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपदा में अवसर मैं ढूंढता हूँ। अगर आपका कोई नेगेटिव कमेंट आया है तो वहाँ मैं अवसर ढूंढता हूँ कि भाई साहब इंप्रूवमेंट करना है कि क्या करना है ना। फिलहाल मेरे अंदर इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है नहीं, जिस हिसाब से मेरे पास डिग्रियां हैं। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। पोथी पड़पड़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, वाह मेरे शेर, क्या तोड़ डाला, फाड़ डाला, वाह। फाइनेंशियल में बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है, फाइनेंशियल को टारगेट किया है 19.73% का। हेल्थ केयर की बात करेंगे 10.96% का। ऑटोमोबाइल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी, केमिकल, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं जिसकी बात मैं ऊपर कर चुका हूँ। मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स और कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। अब इन सेक्टर्स के अंदर शेयर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से शेयर्स हैं। ये अदर्स, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ या दिमाग में सोच के बताओ, ये जो अदर्स है 3.38% ये क्या रहा होगा। मेरे दोस्त आपने पढ़ा होगा ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैं ऊपर 2 बार कर चुका हूँ। फेडरल बैंक लिमिटेड, ये कुछ शेयर्स हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, भारत फोर्ज, एसकेएफ इंडिया। एसकेएफ इंडिया का शायद रिजल्ट गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा शेयर गिरता हुआ देखने को मिला है। एक्सिस बैंक लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन, ल्यूपिन लिमिटेड, एनटीपीसी एंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, बाटा इंडिया, पावर फाइनेंस, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिलीवरी लिमिटेड, एलटीआई माइंट्री, कजारिया सिरामिक, थर्मेक्स लिमिटेड, एनआईआईटी टेक्नोलॉजी, टीवीएस मोटर, जेके सीमेंट, बेयर क्रॉप साइंस, जिंदल स्टील, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, हनीवेल ऑटोमेशन, इमामी लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर। जो मैं ये शेयर्स के नाम बोलता हूँ ना आपको, चुपचाप आप सुनते रहो बस कान में, बिल्कुल आप गीत की तरह सुनो।
पीबी फिनटेक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल के नाम से आप इसे जानते हो, अतुल लिमिटेड, सीएट लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन, प्रिंस पाइप, बायोकॉन, नोवोक्विस्टास, नाटको फार्मा, लॉरस लैब। क्योंकि जब ये गाना आप सुनते हो ना, तो आप जब इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि अच्छा ये कंपनी, शायद मैंने मेरा एसेट मिड कैप के पास ये कंपनी सुन रखी थी। तो इस तरीके से जब आप लिंकअप करोगे तो कहीं ना कहीं जब आप स्टॉक मार्केट में भी, चूंकि मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना जरूरी है, म्यूचुअल फंड में भी पैसा रखना जरूरी है, गोल्ड में भी यानी कि सोवरिन गोल्ड स्कीम में भी पैसा रखना जरूरी है, पेंशन फंड में भी पैसा रखने की जरूरत है, फिक्स डिपॉजिट में की भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, उसमें भी पैसा इन्वेस्टर्स का होना चाहिए, आईपीओ में भी पैसा लगाओ, वहाँ पर भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो हर तरीके का जो असेट में डाइवर्सिफिकेशन जो करके चल रहा है आज की डेट पे, वही आने वाले फ्यूचर का किंग होगा या क्वीन होगा, एज द केस मे बी। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड, अशोक लेलैंड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन बैंक, प्रेस्टीज स्टेट, इंडियन होटल्स, वेस्टलाइफ फूडवर्क, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, अजंता फार्मा, इप्का लेबोरेटरीज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स। सोना बीएलडब्ल्यू को अगर आप ट्रैक करते हो तो डेफिनेटली इस शेयर्स को अभी गूगल पे जाके सर्च करो, इसका शेयर प्राइस सर्च करना, उसके बाद 6 महीने बाद शेयर प्राइस को वापस से चेक करना। क्योंकि देखो, क्योंकि काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है ना, उसकी नज़र इस कंपनी पर है, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, मेरा एसेट म्यूचुअल फंड, इसकी मैं एक स्कीम की बात ऊपर कर लिया, जो स्कीम थी उसकी एक स्कीम थी मिड कैप कैटेगरी। टोटल ये 77 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं, 1,30,163 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। ऊपर मैंने दिखाया था 10,000 करोड़ के आसपास, वो केवल मिड कैप का था असेट साइज। ठीक है, होप्स हो कि मेरे दोस्त मिड कैप से रिलेटेड यहाँ पर आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर फर्दर अगर कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाउट रख सकते हैं। आप अपने सुझाव, अपने विचार इन्वेस्टमेंट के प्रति क्या है, मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड क्या है, आप क्या सोचते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग पढ़ते होंगे जब कमेंट बॉक्स को, तो वहाँ से उन्हें भी काफ़ी सारी प्रेरणा मिलती होगी। ठीक है, मैं भी आपके कमेंट पढ़ता हूँ और ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर हो, व्यूअर हो, सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चलिए यहाँ से वीडियो को लाइक कीजिए। मैं कल फिर आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।